क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पहले, मतलब दुनिया के दो अलग कोनों में, प्राचीन मिस्र और प्राचीन भारत, हाँ दोनों ये मानते थे कि ये जो ब्रह्मांड है ये किसी नैतिक नियम पे चलता है? हाँ बिल्कुल। जैसे मिस्र में वो मात कहते थे और यहाँ भारत में रित या फिर धर्म। कमाल है ना। तो आज हम इन्हीं दो महान सभ्यताओं, प्राचीन मिस्र और सनातन संस्कृति की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं, मतलब उनके शुरुआती दौर के जो आध्यात्मिक और सामाजिक विचार थे उन पर। हाँ, और कोशिश ये समझने की है कि ये जो विश्व दृष्टियां थीं वो क्या दिखाती हैं, सिर्फ ये नहीं कि क्या मिलता जुलता था या क्या अलग था। सही बात। तो चलो इसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था से ही शुरू करते हैं। मिस्र की मात और भारत का रित या धर्म, मतलब तो वही था, सत्य, संतुलन, न्याय। पर क्या यह सिर्फ एक ख्याली पुलाव था? नहीं नहीं, ख्याली बिल्कुल नहीं। ये बहुत व्यवहारिक था। समाज का और खासकर राजा का ये फर्ज था कि वो इस व्यवस्था को बनाए रखे। अच्छा, कैसे? देखो, मिस्र में फिरौन मात का रक्षक था, भारत में राजा धर्म का। अगर वो ऐसा ना करें तो माना जाता था कि भाई अराजकता फैल जाए। अराजकता मतलब? हाँ, जैसे मिस्र में उसे इस्फत कहते थे और भारत में अधर्म। तो ये दिखाता है कि दोनों ने नैतिकता को सीधे सीधे ब्रह्मांड की स्थिरता से जोड़ा था। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, तो फिर ये ज्ञान, ये विचार, ये आगे कैसे बढ़ते थे पीढ़ी दर पीढ़ी? यहाँ शायद कुछ बड़े अंतर दिखते हैं ना? हाँ बिल्कुल। जैसे मिस्र ने तो लिखने की कला, वो चित्रलिपि, हायरोग्लिफ्स जिसे कहते हैं, हाँ, वो तो काफी पहले, लगभग 32वीं ईसा पूर्व के आसपास अपना ली थी। सही। पवित्र ग्रंथों के लिए, प्रशासन के लिए, सब में इस्तेमाल होता था। और उनके वो हाउस ऑफ लाइफ का भी जिक्र आता है। ये क्या चीज थी, कोई लाइब्रेरी जैसी? हाँ, समझ लो ज्ञान के केंद्र थे ये, मंदिरों से जुड़े हुए। वहाँ विद्वान लोग ग्रंथ लिखते थे, उनकी नकल करते थे, पढ़ते थे। तो मिस्र में लेखन पर बहुत जोर था। और भारत में? यहाँ तो वेद, वो तो सुने सुनाए चलते थे ना शुरू में। बिल्कुल। प्राचीन भारत में वेदों के लिए मुख्य रूप से मौखिक परंपरा ही थी। मतलब सदियों तक ज्ञान को कंठस्थ रखा गया। इसके लिए बड़ी पेचीदा तकनीकें थीं। तकनीकें? हाँ, याद करने के लिए। हाँ, जैसे पद पाठ, जिसमें हर शब्द को बिल्कुल अलग करके याद करते हैं, या फिर क्रम पाठ, जहाँ शब्दों के जोड़े बनाकर आगे पीछे दोहराते हैं। लिखना बाद में जरूरी हुआ, पर वो गुरु शिष्य परंपरा में जो कंठस्थ ज्ञान था ना, उसका स्थान सबसे ऊंचा रहा। तो एक ने लिखने को पकड़ा, दूसरे ने याददाश्त और परंपरा को। बिल्कुल सही है। हाँ, ये शायद यही दिखाता है कि लिखित शब्द को स्थायित्व देने का एक तरीका था और दूसरा मानव स्मृति की शक्ति पर भरोसे का। बिल्कुल। अच्छा, अब प्रतीकवाद की बात करें तो कमल का फूल, ये तो दोनों जगह मिलता है। अरे हाँ, कमल तो बहुत खास है। दोनों संस्कृतियों में सृजन, पवित्रता, पुनर्जन्म, इन सब का प्रतीक। मिस्र में देखो तो सूर्य देव रा कमल से निकलते दिखाए जाते हैं। और भारत में ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, वो भी कमल पर ही विराजते हैं। बिल्कुल। और एक और है स्वस्तिक, वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, शुभता और सूर्य का प्रतीक। और मजे की बात यह है कि बाद में कॉप्टिक युग के मिस्र में भी, मतलब जब वहां ईसाई धर्म आ गया था, तब की कलाकृतियों पर भी मिला है। सच में? स्वस्तिक मिस्र में भी? हाँ, संस्कृत में इसका मतलब है कल्याणकारी। अब ये कोई पुराना कनेक्शन था या बस अपने अपने यहाँ विकसित हुआ, ये तो बहस की बात है। कमाल है। अच्छा, अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां शायद सबसे बड़ा फर्क दिखता है, मौत के बाद क्या होता है। इस सोच में मिस्र में लगता है बस एक ही चांस मिलता था। हाँ, उनकी मान्यता काफी हद तक एक निर्णायक पल पर टिकी थी। मृत्यु के बाद दिल को मात के पंख से तौला जाता था। दिल को पंख से? हाँ, अगर दिल हल्का निकला, मतलब पाप नहीं है, तो व्यक्ति को फील्ड ऑफ रीड्स में हमेशा की जिंदगी मिल जाती थी। वो एक तरह का स्वर्ग समझ लो। अच्छा, और इसीलिए वो मम्मी वगैरह बनाते थे ताकि शरीर बचा रहे। बिल्कुल, शरीर को बचाना बहुत जरूरी था उस शाश्वत जीवन के लिए, इसीलिए मम्मीकरण और वो बड़े बड़े मकबरे। और भारतीय सोच, वो तो इससे बिल्कुल अलग है। हाँ, बहुत अलग। हिंदू धर्म में संसार का सिद्धांत है, मतलब कर्मों के हिसाब से जन्म और पुनर्जन्म का एक चक्कर चलता रहता है जो कभी खत्म नहीं होता। और लक्ष्य क्या है फिर? लक्ष्य है इस चक्कर से बाहर निकलना, मोक्ष पाना। तो यहाँ जोर अच्छे कर्म करने और खुद को जानने पर रहा, शरीर या मकबरे को बचाने पर नहीं। तो एक जगह शरीर और दुनिया को बचाए रखने पर जोर,
दूसरी जगह इस दुनिया और शरीर के चक्र से आगे निकलने पर। सही कहा। ये फर्क दिखाता है कि मिस्र शायद वर्तमान जीवन और भौतिक चीजों को बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, जबकि प्राचीन भारतीय सोच जीवन की नश्वरता और उससे परे जाने पर। ये तो सोचने का पूरा ढंग ही अलग हो गया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने बात की कि कैसे दोनों जगह ब्रह्मांडीय व्यवस्था की एक समझ थी, ज्ञान को सहेजने के तरीके बिल्कुल अलग थे। हाँ, कमल और स्वस्तिक जैसे कुछ कॉमन प्रतीक भी थे। और मौत के बाद जीवन पर तो एकदम ही विपरीत विचार थे। बिल्कुल। ये तुलना यही दिखाती है कि अलग-अलग संस्कृतियां जीवन के बड़े सवालों के अपने-अपने जवाब कैसे ढूंढती हैं और वो जवाब फिर उनकी पूरी सभ्यता को कैसे बनाते हैं। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या ब्रह्मांडीय व्यवस्था की ये पुरानी धारणाएं या फिर लिखने बनाम याद रखने को दिया गया महत्व आज भी कहीं ना कहीं उन इलाकों की सोच और संस्कृति पर असर डालता है? क्या लगता है, इस पर सोचा जा सकता है?